अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि हमें इससे पहले ये पता है कि हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ें। हम डिमांड भी पढ़ चुके हैं, सप्लाई भी पढ़ चुके हैं। दोनों चीजों को मुकम्मल तौर पे हम समझ चुके हैं। क्या हाल, मैं ये सपोज कर सकता हूँ कि हम दोनों चीजों को मुकम्मल तौर पे समझ चुके हैं। सही बात है, चले मान लेते हैं हम दोनों चीजों को मुकम्मल तौर पे समझ चुके हैं। एक एक लाइन हमने क्लियर पढ़ी है। मानते हैं जी इस बात को? चले एग्री कर लेते हैं जी हम आपकी बात से। आज हम पढ़ने लगे प्राइस डिटर्मिनेशन। आज हम डिमांड एंड सप्लाई दोनों को इकट्ठा करने लगे हैं, यानी आज एक ही मार्केट में आपको सेलर भी नजर आएगा और बायर भी नजर आएगा। बच्चों, इसमें दो तरह के इक्विलिब्रियम है। एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जहां गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो, हम ऐसी मार्केट को कहते हैं ये परफेक्ट मार्केट है। इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पूरी तरह काम कर रही हैं। ये कौन सी मार्केट है? परफेक्ट मार्केट, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जितना रोल है यहाँ डिमांड का, यहाँ सप्लाई का, यानी सेलर और बायर खुल के बारगेन कर रहे हैं, हुकूमत को मुदाखलत नहीं कर रहे। इसका एक और नाम होता है थोड़ा सा डिफरेंट, इसको कहते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमी, लेजिस फेयर मार्केट। तो इसको लेजिस फेयर भी कहते हैं। लेजिस फेयर का मतलब ये होता है कि इसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं कर रही, रेगुलेशन अथॉरिटी मुदाखलत नहीं कर रही। जो कुछ हो रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कर रही है। और दूसरा ऐसा होता है जिसके अंदर हुकूमत ये समझती है कि यार ये ना जो डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इससे लोगों को पे ऊपर जुल्म हो रहा है। मिसाल के तौर, डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक अगर देखें तो मजदूर के पास बार्गेनिंग पावर ही नहीं है, क्योंकि उसकी डिमांड ही कम है। कुछ मशीनों ने रिप्लेस कर दी, कुछ रोबोट्स ने रिप्लेस कर दी, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जॉब्स खा गई, तो वो तो बार्गेनिंग पोजीशन पे ही नहीं है। तो उसको पे क्या मिल रही? बड़ी कम। तो उसका हुकूमत ने क्या हल निकाला? हुकूमत ने उसका हल ये निकाला कि क्या करो, इसकी मिनिमम वेज रेट डिक्लेयर कर दो कि भाई कोई डिमांड सप्लाई नहीं। मजदूर की उजरत 36,000 है, अभी रिसेंटली किया। इस तरह की मार्केट को क्या कहते हैं? रेगुलेटेड मार्केट। ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं चला रही, इसको हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत रेगुलेट कर रही है। राइट बच्चों, इसको हुकूमत रेगुलेट कर रही है। इससे इस मार्केट को हम रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। इसका मतलब है आप बच्चों को दो बातें समझ आएंगी कि एक मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करती, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां हुकूमत अगर मुदाखलत करे तो वो रेगुलेटेड मार्केट है, और अगर मुदाखलत ना करे तो कौन सी मार्केट है बच्चों? लेजिस फेयर इकोनॉमी है, या वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है ना? तो यहाँ वो परफेक्ट मार्केट है, तो इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री मार्केट कहते हैं। अच्छा, और दुनिया के कुछ इदारे इसके बड़े स्ट्रॉन्ग फेवर में हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने तरक्की करनी तो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ो। उसके अंदर एक नाम है, दुनिया का मशहूर इदारा है WTO। उसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस मार्केट के हक में कहते हैं हुकूमत को बीच में से निकालो, सारा काम डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे छोड़ो, तुम्हारी इकोनॉमी खुद ही तरक्की करेगी। वरना हुकूमत पैसे लगाती रहेगी, इस पे उस पे उस पे पैसे लगते रहेंगे। तो बेहतर ये है WTO। और दूसरा, आपने IMF का नाम भी सुना होगा। तो IMF क्या कहता है कि डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई पे डॉलर को छोड़ो, और डॉलर की मार्केट में मुदाखलत, हुकूमत को क्या कहता है? मुदाखलत ना करो। ये हम 13वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि हुकूमत क्यों मुदाखलत करती है, क्या मसला है, क्या मजबूरी है। सही बच्चों, अभी तो ये समझ आया कि अगर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लेजिस फेयर मार्केट है, परफेक्ट मार्केट है, और अगर रेगुलेट करें तो रेगुलेटेड है। राइट जी? चलिए आज चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम
कौन सी मार्केट पे पहले? फ्री मार्केट। फ्री मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां सारे फैसले डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने करने हैं। अच्छा, अगर डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने करने हैं तो एक दफा हम लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कैसे करने हैं। हम ऐसा करते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे प्राइस, या चलो छोड़ो यार सारी बात, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे सप्लाई का स्केड्यूल बना देते हैं। किसका स्केड्यूल बच्चों? सप्लाई का। हम लिखते हैं सप्लाई के स्केड्यूल में, आपको याद होगा हमने रखी थी प्राइस, है ना जी बच्चों? क्या रखी थी? प्राइस रखी थी। तो हम यहाँ प्राइस रख लेते हैं, ठीक है जी, और वो रख देते हैं रुपीज में। जाहिर है प्राइस रुपीज में होती है, क्या ख्याल है बच्चों? है कि नहीं? तो यहाँ रख देते हैं हम रुपीज 30, 20 सॉरी, और 10। कितनी बच्चों? 30, 20, 10। और यहां रख देते हैं बच्चों क्वांटिटी सप्लाई, रख देते हैं 30 kg, 300 kg, हाँ जी, 200 एंड 100। क्या ये स्केड्यूल नया आपके लिए? ईमानदारी से बताना, कल बनाया था ना सप्लाई का स्केड्यूल। अगर इसमें डिमांड को भी शामिल कर दूं तो क्या प्राइस का कॉलम दोबारा बनाना पड़ेगा? प्राइस का क्या है, प्राइस है बस वही रहने देते हैं, इसके आगे सिर्फ ऐसे उठा के क्वांटिटी डिमांडेड भी इसमें शामिल कर देते हैं। कितनी है वो ऐसे थी 100 kg थी, फिर 200 kg हुई, और फिर 300 kg हुई। अब आप खुद ही समझ जाएंगे मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ है। क्या हाल है बच्चों? आप खुद ही कह देंगे सर ये तो वाज़िया नजर आ रहा है कि ये देखिए 20 पे जितना वो सप्लाई करना चाह रहा है सेलर, उतना कंज्यूमर्स खरीदना चाह रहे हैं। तो जहां सेलर और बायर्स दोनों एग्री है वो इक्विलिब्रियम, 20 कीमत पे दोनों, देखिए 20 पे वो 200 सप्लाई करना चाह रहा है और कंज्यूमर 200 खरीदना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। तो ये बन गया मार्केट का इक्विलिब्रियम। क्या बन गया बच्चों? मार्केट इक्विलिब्रियम बन गया, जहां डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है, क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा, जब बराबर हो जाएंगे फिर हम उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। क्यों भाई? देखिए सप्लाई भी 200 है, डिमांड भी 200 है, तो क्या कहें? 200 डिमांड 200 सप्लाई। भाई एक ही लफ्ज बोल दो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम मतलब है वो क्वांटिटी जो दोनों की क्या है? सेम है। राइट हो गई बात? मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई? यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब दो तरह के इकोनॉमिस्ट हैं जो एक बात कहते हैं। अगर यहां तक समझ आ गई फिर आगे चलते हैं, ठीक है? क्लियर? दो तरह के इकोनॉमिस्ट हैं। एक है क्लासिकल्स। अब आप ये ना समझ लेना जैसे आपके म्यूजिक का सिलसिला हो तो आप कहें जी आवे मायावी क्लासिकल, क्या बात है, घर जाके बताएं कि अम्मा सिर्फ हम ही क्लासिकल म्यूजिक नहीं जानते, इकोनॉमिस्ट भी है। अच्छा नहीं, ये इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल का मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट। और इनका जो दादा है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। अच्छा, अमेरिकन इकोनॉमी की बुनियाद रखने में, स्टेबल करने में उसका बड़ा रोल है। और दूसरे हैं न्यू क्लासिकल्स। न्यू क्लासिकल्स कौन से बच्चों? न्यू क्लासिकल्स, ठीक है? न्यू क्लासिकल्स का एक और नाम भी है। इनको ये पैसे में बड़ा बिलीव करते हैं, इंटरेस्ट रेट, इसलिए इनको मोनेटरिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनेटरिस्ट। इनका ये कहना है कि अगर इकोनॉमी या तो इक्विलिब्रियम होगा, खुद ही होगा, आप कुछ ना करें, इसलिए IMF WTO दोनों इनके हामी हो, कहते खुद होगा इक्विलिब्रियम, तुम ना छेड़ो, हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टरबेंस पैदा हुई तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस खुद ही उसे फिर तवाज़ुन पे ले जाएंगे। क्या बच्चों बोलो? अगर डिस्टरबेंस हुई तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वापस उसे इक्विलिब्रियम पे, कौन कह रहे हैं?
क्लासिकल्स एंड न्यू क्लासिकल, पुराने और नए क्लासिकल्स। न्यू न्यू हम ये यूज करते हैं, नियो वाला। ठीक है जी, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई, खुद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? वो कहते हैं देखो यार बात सुनो, फर्ज करो कि तुम ये कह लो प्राइस 20 है इक्विलिब्रियम, 20 नहीं है तो क्या होगा? 20 नहीं है तो क्या होगा? फर्ज करो 30 है, फर्ज करो 30 है, मान लिया जी 30 है, सही है जी। अगर 30 है तो क्या सूरत हाल है? कहता है 30 है तो सूरत हाल ये है कि सप्लाई है तुम्हारी 300 केजी और डिमांड है तुम्हारी 100 केजी। तो 200 केजी चीजें मार्केट में क्या है? ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, या आप क्या कह दोगे? सरप्लस है। कितनी वजह सरप्लस है? 200 चीजें मार्केट में सरप्लस है। अच्छा, कोई चीज मार्केट में गिरी हो, सरप्लस हो, फालतू हो, कीमत क्या होगी उसकी? कम हो जाएगी, तो कीमत गिर जाएगी। ठीक है जी, रिपीट करते हैं। अगर 20 कीमत नहीं है, 30 है, सप्लाई कितनी है? माल मार्केट में कितने ट्रक आए? 300, खरीदे कितने गए? 100। 200 ट्रक का माल फालतू पड़ा है मार्केट में, तो फालतू माल होगा तो क्या होगा? कीमत गिरेगी। ठीक है, आप कहेंगे सर कीमत के गिरने से स्टेबिलिटी कैसे आ गई? भाई कीमत के गिरने से कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, लॉ ऑफ डिमांड, और प्रोड्यूसर कम सप्लाई करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई। ऐसे ही है ना भाई, फालतू था कीमत गिरी, और कीमत के गिरने पे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, और सप्लायर क्या करेगा? सप्लाई कम करेगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी। यही तो मसला था, फालतू थी ना सप्लाई, कुछ कंज्यूमर ने ज्यादा खरीद ली, कुछ उसने रिट्रीट किया, कुछ सप्लायर ने रिट्रीट किया कि नहीं यार सप्लाई कुछ ज्यादा ही दे दी थी, 200 ठीक है, इक्विलिब्रियम वापस मिल गया आपको। राइट जी। कैसे मिल गया? कि फालतू मार्केट में माल था, कीमत गिर गई, गिरने से वापस कहाँ आ गए? इक्विलिब्रियम। सस्ता होने पे खरीदार कम खरीद रहा था, 100 200 पे आ गया, और सप्लायर ने थोड़ी सप्लाई एडजस्ट करके कहाँ चला गया? 300 से 200 पे, दोनों एडजस्ट हो गए। मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा, अब फर्ज करो कि 20 है तो इक्विलिब्रियम है, अगर 10 हो तो क्या होगा? 10 हो तो ये होगा 100 चीजों की सप्लाई है और 200 इनकी मांग है। कितनी मांग है बच्चों? 300। सस्ता है ना, सस्ते पे मांग 300 हो गई। अच्छा, 100 ट्रक आए और डिमांड कितनी? 300 ट्रक, तो 200 ट्रक का शॉर्टेज पैदा हो गया, और जिस चीज का शॉर्टेज होगा क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगी। अब कीमत के बढ़ने से कंज्यूमर थोड़ा सी डिमांड कम करेगा, 300 से 200 पे जाएगा, और कीमत बढ़ने में सप्लायर थोड़ी सप्लाई बढ़ाएगा, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लंबा अरसा इक्विलिब्रियम चलता ही रहेगा, जैसे डॉलर 270 280 चलता जाएगा, फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब फ्लक्चुएट हुआ था कहाँ चला गया था? 300 340 335 तक भी गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट। इन्होंने दो बड़े काम किए हैं, बल्कि तीन हमारे लिए बड़े काम किए। पहला काम इन्होंने हमारे लिए ये किया है कि डॉलर को लाके रोका है, और गाड़ियों की कीमत में 10 10 8 8 लाख नीचे। इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और इन्फ्लेशन को जो एक अरसे से 18 20 25% था, लाके कहाँ खड़ा कर दिया? 9% पे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। ठीक है जी। और तीसरा ये कि एक बैंक करप्ट इकोनॉमी को टेक ओवर किया, और बाय एनी मींस उसको बैंक करप्सी से काफी हद तक दूर ले गए, काफी हद तक दूर ले गए। इस दफा की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी मेरे गालवन 25 सितंबर को होगी, तो आईएमएफ के एजेंडे पे हमारा अप्रूवल हो गई, तो वी आर सेफ फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स इंशाल्लाह। बैंक करप्सी का कोई चांस नहीं हो रहा। 3 साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, धमाके ना हो, धरने ना हो, हुकूमत चेंज ना हो, अभी चलती रहे, तो हमारी जेबें आसान हो जाएंगी, हमारी जिंदगी। भाई 3 5 साल बाद जो मर्जी आ जाए यार, जो मर्जी आ जाए, लेकिन अब इनको चल, अब इनको चलने दें। हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार 17 में ना उतार दे यार नवाज शरीफ को, यार चलने देते यार, बड़ा अच्छा चल रहा है। 21 में इमरान खान को ना निकालते यार, बड़ा गलत किया।
क्यों? इकोनॉमी खराब की। अब इनको लाने का, अब ठीक है यार, हमारा काम चल रहा है। इस बार मैंगो खाया हमने 150 रुपए किलो। एप्पल मिल रहा है जो 300-350 था, 200 रुपए पर केजी है। मानते नहीं मानते आप इस बार? पेट्रोल 250 पे आया पहली दफा बड़े अरसे बाद। अब इनको चलने दें, आपका काम आसान रहेगा। हमारा मसला ये नहीं, हमारा मुल्क बड़ा फर्टाइल है। आप इमरान खान को ले आओ, नवाज शरीफ को, किसी को ले आओ, मसला ये स्टेबिलिटी। और अगर आपने चेंज करना है तो यार एक दफा कर लो बस। इसको करना है हर दफा चेंज कर दो ना। डॉलर 150 से पहले 100 से 250 पे पहुंचाया, 250 से 250 पे, फिर 300 पे। यार ना करो, एक दफा सोच लो। जिसको लाना है 10 साल ले आओ बस, और सुकून से जिंदगी गुजारो। यार काम करने तो बहुत मुश्किल हालात हमने देखे। और अगर एक झटका आपने और मारा ना, यार मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा। किसी के हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। हमें प्यार से बैठ के बात कर लेनी चाहिए, कर लेना चाहिए यार। थोड़ा थोड़ा वतन की खातिर हर बंदे को कदम पीछे हटाने चाहिए। ये सारे अड़ गए हैं, और जब भी ऐसे अड़ते हैं कौमें तबाह हो जाती है ना जी। तो इनको हमारी खातिर, अवाम की खातिर बैठ के इकट्ठे बात करके खत्म कर देनी चाहिए। कोई नहीं यार, दुनिया में होता ही है। इतनी बड़ी ईगो ना रखें कि कौम तबाह हो जाए। नहीं बच्चों, हमारी खातिर कर लें यार, मासूम बच्चे हैं इनके। अच्छा बच्चों, माँ बाप करते हैं यार बड़े बड़े कंप्रोमाइज, तो सियासतदानों को भी करने चाहिए यार। कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वतन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, छोड़ देनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अब यहां तक आ गए इक्विलिब्रियम। बात समझ आती है जी? सिस्टम समझ आ गया? तवाजन में है तो चलता रहेगा तवाजन। डिस्टर्ब हो गया तो एक दो दफा डिस्टर्ब होगा, और डिमांड सप्लाई फोर्सेस वापस ले आएंगे उसको। कैसे? अगर कीमत कम हुई तो सप्लाई बढ़ जानी है। सॉरी, कीमत कम हुई तो डिमांड बढ़ जानी है। सप्लाई कम हो जानी, शॉर्टेज की वापस जाना पड़ेगा। और अगर कीमत ज्यादा हुई तो सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, फिर वापस आना पड़ेगा। वहां पे सरप्लस हो जाएगा। लिहाजा सरप्लस और शॉर्टेज गैप ऐसे गैप्स हैं जो दोबारा हमें तवाजन पे ले आते हैं। सरप्लस और शॉर्टेज ऐसे गैप हैं जो हमें दोबारा तवाजन में ले आते हैं यार। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तवाजन आया इसमें बहुत बड़ा रोल पता है किसका है? अल्लाह का तो है ही है। हमें हमारे दोस्त मुल्कों ने बहुत सपोर्ट किया है। सऊदिया ने, कतर ने। उन्होंने अपना एक ड्राइविंग राइट होता है, जैसे एक करंट अकाउंट में होता है ना कि हम इतने पैसे जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, अकाउंट में हो या ना हो। उन्होंने अपना विद ड्राइविंग राइट जो था ना आईएमएफ के पास, वो हमें दिया है। $3 अरब का। यानी सऊदिया जब चाहे बगैर किसी वजह के आईएमएफ से $3 अरब ले सकता है। उसकी मीशत है ना, तो उसने अपना ड्राइविंग राइट जो है पाकिस्तान को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर एहसान है, ये मानना ही चाहिए यार। क्या समझे? तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे दोस्त मुल्क हैं जो हमारी ये मदद कर देते। वरना आप यकीन करें, जब मुल्क बैंक करप्ट होते हैं पता है क्या होता है? पेट्रोल तो मिलता ही नहीं है, डाके, चोरियां, खुराक नहीं ना मिलती, असमत दरी, इज्जतें रुल जाती। ये छोटी बात नहीं है। लोग फेसबुक पे 2 मिनट में लिख देते हैं बैंक करप्ट हो जाएगा। ओ भाई, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए। हो जाए तो पता नहीं हमारी इज्जतों का क्या बनेगा, हमारी असमतों का क्या बनेगा, हमारे वतन का क्या बनेगा। और एक बहुत इजी बात मैं आपको बताऊं, जब हम अल्लाह ना करे बैंक करप्ट होते हैं तो ये एटॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं रहेंगे। वो कहेंगे ये गरीब मुल्क है, इसके पास नहीं होने चाहिए। एक जुआस पैदा हो जाएगा, इसका कंट्रोल कोई और आके संभाल ले, फिर क्या करेंगे आप? इस मुश्किल से अल्लाह ने हमें बचा दिया। इसलिए जब भी बात करें दुआ करें कि यार हमारा मुल्क जो है वो महफूज रहे और बैंक करप्सी से बच जाए। क्योंकि याद रखें, सबसे बड़ी डिफीट मुआशी डिफीट होती है। हमारे नबी ने कहा है करीब है मुफलिसी को कुफर तय करार दे दिया। यानी मुफलिसी और कुफर इकट्ठे हैं। इससे कभी भी ये ना सोचें जैसे एक फेसबुक की लगाता है, आगे मिलियंस ऑफ शेयर कर देते हैं कि जी हो गया बैंक करप्ट। नहीं नहीं, वक्त थोड़ा दो, हो जाएगा ठीक। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, दिस इज द इक्विलिब्रियम, राइट जी।
बात समझ आती है? इसको डायग्राम पे ले जाएं, संभाल लेंगे। आज डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इकट्ठा बनाने लगा हूं, इसलिए आप लोगों ने देखना है। पहले देखो बच्चों, सबसे पहले सप्लाई कर्व बना लेते हैं, जो कि डायग्राम सप्लाई से शुरू किया था। तो ये देखो, ये आ गया हमारा, और ये आ गया बच्चों हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है यार यहाँ सप्लाई भी है और डिमांड भी है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, और 1 2 3 10 20 30। ठीक है ना जी। तो देखिए सप्लाई जो है हमारी 10 पे कितनी है बताओ जल्दी से। 10 पे है 100, ये पॉइंट आ गया। अच्छा 20 पे कितनी है जी? 200। 20 पे है 200, ये कर देते हैं। अच्छा चलो, और 30 पे कितनी है बच्चों? 30 पे है 300, इसको कर देते हैं सी, और इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्या बन जाएगा बच्चों? सप्लाई कर। अब बड़े ध्यान से देखना है, डिमांड भी इसी में बनाना है हमने, डिमांड भी। चलो कलर चेंज कर दें, लो भी कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये कलर। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बताओ 10 पे 30 पे डिमांड कितनी, पहले बताओ। 30 पे है डिमांड 100, यहां से ये 100 वाला पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, ये इसको सी डैश कर देते हैं। अच्छा अब बताओ 20 पे कितनी डिमांड है? तो ये तो वही वाला पॉइंट नहीं आ गया, ऐसा करते हैं, इसको ई कर देते हैं। क्यों? इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा 10 पे कितनी डिमांड है बताओ? 10 पे डिमांड है, 10 पे डिमांड है 300। सही हो गया बच्चों, इसको ए डैश कर देते हैं। तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या करें? मिला देते हैं, इस तरह से। ठीक हो गया जी, ये क्या बन गया हमारा? डिमांड का। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट ये है कि ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों सेम है, यानी इसका मतलब है ये हमारा इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है कितनी बच्चों? कितनी? 20 रुपीस। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है बच्चों? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 200, राइट जी। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई कि ई पॉइंट पर क्यू डी और क्यू एस आपस में क्या है बच्चों? बराबर है, और इक्विलिब्रियम प्राइस है 20 रुपीस, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 200 kg, राइट बच्चों। ध्यान हो गई बात। तो फिर तो तवाजन हो गया ना पॉइंट ई पे। लेकिन अगर तवाजन ना हो तो क्या होगा? तवाजन ना हो तो क्या होगा? चले सपोज करते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो 20 है, तो फिर तो इक्विलिब्रियम है। और अगर ये फर्ज करो कि ये 20 नहीं है, ये है, ये है 30। तो अगर मैं कहूं एट 30, तो आप पता है क्या कहेंगे? एट 30 रुपीज सर गैप है। कौन कितना गैप है? मैं कहूंगा जी कितना गैप है? आप कहेंगे सर गैप है सी से लेकर सी डैश तक। यही गैप है बच्चों, इक्विलिब्रियम नहीं ना है। तो डिमांड एंड सप्लाई में क्या है? कितना गैप है बच्चों? अब हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि सी सप्लाई पे है या डिमांड पे है। क्या कहेंगे आप कहते हैं सप्लाई पे है। तो जरा नीचे देखो इसके, ये देखो नीचे, तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ कितनी है? देखो देखो देखो, सी यहाँ से, ये देखो नीचे कितनी है बच्चों? 300। अब बताओ सी डैश कितने पे है? सी डैश है 100 पे। ठीक है जी। अच्छा सी डैश है, नहीं सी डैश पहले बताएं कर्व किस पे है? डिमांड पे। ये बताना जरूरी है ना पहले, किस कर्व पे है?
तो सी डैश किस पे है, डिमांड कर्व। और अब देखो नीचे डिमांड कितनी है, डिमांड है 100। क्या चीज ज्यादा बच्चों, सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा तो क्या हो गया, सरप्लस। ठीक है, और सरप्लस में प्राइस का होगी, कम हो जाएगी। कहाँ आ जाएंगे, 20 पे। तो ऐसा ना करेंगे, यहाँ लिख भी देंगे यहाँ पे सरप्लस गैप है, और बता भी दे सरप्लस गैप कहां से लेके कहां तक है। सही हो गया बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई, बात समझ आ रही है कि आपकी प्राइस 20 है तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन 30 है तो क्या है, गैप है। और गैप कहां से लेके कहां तक है, सी से लेके सी डैश तक। अब ध्यान से देखना पड़ेगा सी किस कर पे है, सप्लाई पे है डिमांड पे, आप कहेंगे सप्लाई पे है। तो नीचे देखो, नीचे सप्लाई कितनी है, 300, तो 300 सप्लाई है। और सी डैश किस पे है, डिमांड पे। नीचे देखें कितनी डिमांड है, 100। तो देखो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, और सप्लाई का डिमांड से ज्यादा होना क्या कहलाता है, और सरप्लस में कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। और हमने एहतियातन वहां लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे कि ऊपर वाला गैप कौन सा है, सरप्लस गैप। ये आज तो आप इस तरह सीख रहे हैं ना, आइंदा ये डायग्राम देखते ही आप कह दिया करेंगे ऊपर गैप हुआ तो सरप्लस होगा, ऊपर गैप हुआ तो। आइंदा जब होगा आप खुद ही कह देंगे अच्छा गैप ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये कौन सा गैप है, सरप्लस गैप। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कहते मैंने कोई, चलो अच्छी बात है यार, मुश्किल नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब फर्ज कर लेंगे तो तवाज़ुन पे आ गया वापिस आप, कीमत गिरने से 30 से 20। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि हम ये कहते हैं कि जी आप, कोई और बात कर लेते हैं, चले हम कहते हैं जी इस वक्त प्राइस जो है ना वो इक्विलिब्रियम फिर नहीं है, और प्राइस है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज पे भी क्या बनेगा, एक इक्विलिब्रियम तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, गैप बनेगा। ये गैप है ए से लेकर ए डैश तक। अब फिर हमें बड़े ध्यान से देखना होगा, ए किस पे है, सब ए किस पे है, नीचे देखते हैं यार कितनी है सप्लाई। ये देखें नीचे देखा हमने, आप कहते हैं सर सप्लाई है 100। फिर मैं कहूंगा यार बड़े गौर से बताओ कि ए डैश किस पे है, आप कहेंगे ए डैश डिमांड पे। नीचे देखो यार डिमांड कितनी है, क्वांटिटी के एक्सेस पे, तो आप कहते हैं सर डिमांड है 300। कौन सी चीज ज्यादा बच्चों, क्या पैदा हो गई, शॉर्टेज। और शॉर्टेज में क्या होगा बच्चों, प्राइस ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ से इधर आ जाएंगे। क्लियर। और एहतियातन यहाँ लिख भी देते हैं कि यार जो नीचे का गैप है ना वो कहलाता है शॉर्टेज गैप। राइट बच्चों, को बात समझ आती कि नहीं आती, कि पहली भी गई, आ गई, अच्छी बात। तो ये बच्चों क्या समझ आ गया हमें, सरप्लस और शॉर्टेज गैप भी समझ आ गया, इक्विलिब्रियम भी समझ आ गया। क्या हाल है बच्चों, आपको समझ आ गया है, चलो अच्छी बात है यार, दिस इज वेरी गुड। ये जब मैं सलीम साहब को बताता हूँ कि यार इन बच्चों को ये समझ आया, उनको यकीन ही नहीं आता, कहते जा यार झूठ बोल रहा है, इनको कहाँ समझ आया, इनको तो मैं दाखिले का प्रोसीजर बता रहा था वो नहीं समझ आ रहा था। हाँ जी, फिर मुझे कसम खानी पड़ी, कसम से समझ आया कि नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो आप पक्की कसम पक्की है मेरी, कच्ची है, पक्की है। चलो चलो आप कह रहे हो तो मान लो। अच्छा बच्चों बात समझ आती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। टॉपिक रिपीट कर दें एक दफा, तो रिपीट इसी डायग्राम से करें, स्केचो से कोई दूसरी बना लेते हैं यार, क्या हो गया हमको इसके साथ कोई। जी बच्चे, डायग्राम हाँ बना लो यार, बना लो जरूर बनाओ, शाबाश, कोई मसला नहीं यार, जितना मर्जी टाइम लो, परेशानी कोई बात नहीं। ये टॉपिक बड़ा अहम है यार, इसको बड़े ध्यान से करना है। सोसाइटी
अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं है? अच्छा जी, चले ठीक कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, फिर अगर ऐसा हो जाए कि हम लिखें कि क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 + p एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 10 - 2p। मैं ऐसे ही पूछ लूं, चलो यार ये दो इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन होती है ना आपने पढ़ी होंगी, y = a + b x, ये भी वही है, स्ट्रेट लाइन है। बात ये है कि उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है ना, हमारा प्राइस है तो हमने x की जगह क्या लिख दिया, p। हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, p है, प्राइस लिख दिया। बाकी ये a है और उसके साथ +b है, यहाँ कर देते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसको कर देते हैं मिटा के, इसको मिटा के कर देते हैं, ठीक है जी, 2p कर देते हैं, ठीक है जी। अब वही क्वेश्चन बन गई ना, इसका a 10 है, b 2 है, और x की जगह क्या है p, और y की जगह क्या लिखी हुई है, क्वांटिटी, दैट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट जी। पक्की बात है, बात समझ आती है। सवाल ये है कि एक में नेगेटिव साइन है, एक में पॉजिटिव है, स्लोप का साइन, स्लोप का साइन होता है ना, इंटरसेप्ट को तो हम देखते नहीं है। तो इसमें सप्लाई कौन सी है, डिमांड कौन सी है? 10 - 2p क्या है, डिमांड है, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, और पॉजिटिव साइन का मतलब हमने पढ़ा था ना कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है, और जब प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वहाँ पॉजिटिव साइन है। और डिमांड और प्राइस में उलट रिलेशनशिप है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड, तो इसलिए वहां साइन क्या है, नेगेटिव है। पक्की बात है। मैं पूछता हूँ, अच्छा जी चलो एक एमसीक्यू आ गया पेपर में, इक्वेशन दी हुई है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कहते हैं इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी बताओ। एक एमसीक्यू आ गया पेपर में, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट जी। वहां एक नोटपैड पड़ा होगा, एक पेन पड़ा होगा, ऑप्शन रेडियो बटन से क्लिक होगा स्क्रीन पे, लेकिन न्यूमेरिकल किससे सॉल्व करोगे, वो जो नोटपैड वो देंगे और पेन देंगे उससे सॉल्व करेंगे, सही है जी। तो हम उस नोटपैड पे लिखेंगे कि क्वांटिटी सप्लाई जहां बराबर होगी क्वांटिटी डिमांडेड के, क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। कैसे बच्चों, देखो 4 + p क्या होता है, सप्लाई इस इक्वेशन में, और 10 - 2p क्या है बच्चों, डिमांड है। अब अननोन एक तरफ कर देते हैं, मिसाल के तौर पे p, और वो वाला 2p इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, और ये वाला 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, क्या बन गया, 3p = 6। आंसर क्या आ गया, p = 2, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, 4 3 2, जहां 2 लिखा हुआ वाली ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी, और अगर साथ क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी निकाल के फिर चेक कर लेना। अब क्वांटिटी कैसे निकलेगी, p को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, p को किसी भी इक्वेशन में, जैसे हम डिमांड में पुट कर देते हैं, चलो जी डिमांड की इक्वेशन है 10 - 2, और इसमें 2 पुट कर दिया, क्या बन गया, 6। अब वहां ऑप्शन होगी 2 9 3 6 और 2 6, आप कौन सी लोगे, 2 6 वाली, की इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, और रेडियो बटन से जाकर उसको क्लिक कर दो, ठीक है जी। राइट होगी बात बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई। अब ये है पेपर का सवाल, हल हो गया।
चलो, लेकिन अब हम अपना काम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो मॉडल भी वाइज करना है ना। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई, अब अपना मॉडल भी बना देते हैं। क्यों वे प्रैक्टिस करनी ना हमें तो अभी, तो प्रैक्टिस करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है 2। तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक प्राइस ऊपर ली थी, एक ऐसे किया था ना भाई, 20 इक्विलिब्रियम था, एक 30 ले लिया एक। अब ऐसा करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस 2 है, एक 3 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं। ऐसा ही है, पता हुआ है इक्विलिब्रियम के। हम यहाँ पे सबसे पहले, वहां भी पहले कॉलम सप्लाई का था डिमांड का था, सप्लाई, यहाँ भी सप्लाई का बना देते हैं। अच्छा जी, कितना है 4 + P। चलो जी, 4 में हमने P की वैल्यू पुट की कितनी 3, कितना आ गया, कितना आ गया 7। फिर 4 में प्राइस पुट की 2, क्या आ गया। फिर 4 में 1, यानी जो प्राइस है मैं वो पुट कर रहा हूँ। आप कह सकते 3 to 1, भाई ये वाली प्राइस उसमें पुट कर रहा हूँ, कितना आ गया। उसके बाद अगला कॉलम कौन सा है, डिमांड। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा भाई, 10 - 2 × 3 क्या आ जाएगा 4। अच्छा भाई, 10 - 2 × 2 क्या आ जाएगा 6। अच्छा भाई, 10 - 2 × 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूं कि इस सारी बहस में मुझे इक्विलिब्रियम मिल गया है, तो आप मान लेंगे ये मिल गया है, ये मिल गया है इक्विलिब्रियम। लेकिन ये पेपर का सवाल नहीं, पेपर का सवाल हल हो चुका है। ये तो हम इसलिए करेंगे हमें मॉडल को रिवाइज करना। सही हो गई बात। अब अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ सरप्लस होगा, यहाँ शॉर्टेज होगी। चलो, सबसे पहले कहते हैं, चलिए जी, 2 प्राइस नहीं है, प्राइस 3 है। प्राइस 3 है तो सप्लाई 7 है और डिमांड 4 है। पता नहीं टन है, जो भी है, मन है, क्या है, जो है ये नहीं पता मुझे, माउंट है, केजी है, ट्रिलियन टन है, जो भी है। तो क्या आ गया बच्चों 3। ये 3 क्या है, शॉर्टेज है, सरप्लस है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा लिहाज सरप्लस है। और सरप्लस में क्या होगा बच्चों, तो प्राइस कम होगी, हम किधर चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है भाई। अच्छा, और अगर हम कहें इक्विलिब्रियम नहीं है, प्राइस 2 है, तो क्या होगा 5 - 8, 5 - 8 क्या आ गया 3। क्या है, सरप्लस है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, क्योंकि अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो शॉर्टेज में प्राइस क्या होगी, बन गया इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया बच्चों, कोई चीज मुश्किल, अच्छी बात है। तो बात समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई समझ आ गई कि शुगर लगा रहे हो, तो अच्छी बात है। बड़ी हैरानगी की बात है, बात समझ आ रही है आपको, नहीं बच्चों, है कि नहीं कमाल बात। आज के दौर में किसी की बात समझ आना को मजाक है। अच्छा बच्चों, ठीक है जी, डायग्राम ना बनाते इसकी, फारिग बैठे हैं, चलो डायग्राम बनाते हैं इसकी, बजाय इसके कि हम इस काम को छोड़ दें, बनाते हैं डायग्राम, क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, इस तरफ रख लेते हैं हम प्राइस, और इस तरफ रख लेते हैं हम क्वांटिटी। सही हो गया बच्चों। और ये आ गई प्राइस। प्राइस तो 3 ही है, 1 2 3, 1 2 3। और क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गई। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बच्चों आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट जी। ठीक हो गई बात।
अच्छा जी, अब बच्चों ये कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी चलो सप्लाई पहले बना लो। 3 पे कितनी सप्लाई है, तो हम इस लाइन को लंबा सा खींचते हैं 7 तक। ये आ गया बच्चों, है भाई। चलो, और दूसरा पॉइंट कौन सा बच्चों? शाबाश, 6। फिर क्या आ गया बच्चों? 5। ठीक है जी, ये आ गया 5। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? सप्लाई कर। है जी, तीनों को मिलाया क्या बन गया? हम इसको ए पॉइंट कह देते हैं, इसको बी पॉइंट कह देते हैं। सही है जी। अच्छा बच्चों, राइट हो गई जी बात। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं बच्चों के 3। अच्छा जी, अब देखिए 3 है तो सबसे पहले बताइए कि 3 पे डिमांड कितनी है? 4। तो ये 4 हो गया, पॉइंट क्या बन गया? बी डैश। और 2 पे डिमांड कितनी है? 6। तो ये तो कॉमन आ गया ना पॉइंट, इसको कर देते हैं ई। ठीक है जी। अच्छा, और बताओ कि जनाब 1 पे कितनी होगी? 8। 1 पे होगी 8, तो 1 पे मिला दिया 8 के साथ, ये ये बन गया ए डैश। ठीक है जी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं बच्चों। ये रहे तीनों पॉइंट्स, ये बन गई आपकी डिमांड कर्व। ठीक है जी, राइट हो गई बात। और वो सप्लाई है, तो पता चला इक्विलिब्रियम कहाँ बना है? प्राइस 2 पे हमारा इक्विलिब्रियम है, जहां क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों आपस में बराबर हैं, एंड दैट इज 6। राइट जी। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, शॉर्टेज यहाँ। अब देखिए, जैसे ऊपर देखें तो क्या है? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, क्या होगा बच्चों? सरप्लस। मिसाल के तौर पे ऊपर जो सप्लाई है वो है आपकी 7 और डिमांड है 4, तो 3 यूनिट ज्यादा है, तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये सरप्लस गैप बन गया। क्या हाल है बच्चों? और अगर नीचे देखें ए से लेके ए डैश तक, ये कौन सा गैप है? शॉर्टेज। चूंकि इस दफा सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। राइट जी, बन गया जी, परफेक्ट हो गई बात। तो ये बच्चों हमने मॉडल को दोबारा बना दिया, समझ भी आ गया, वही मॉडल वही चीज दोबारा बना दी। सही है जी, समझ आ गया आपको? चलो, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, ठीक है जी। तो बच्चों ये कहता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहां किसी आइटम की सप्लाई और डिमांड आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां मार्केट में ना तो सरप्लस है और ना ही शॉर्टेज, दोनों में से कुछ भी नहीं, ना सरप्लस है। और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़े अरसे तक चलेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? स्टेबल। ये स्टेबिलिटी है, फिर आप इस मामले को ऐसे ही चलने दिया जाएगा। राइट बच्चों? ठीक है जी। अच्छा चलिए, अच्छा अब इस सवाल को देख लेते हैं। ये पेपर का सवाल है बच्चों, और पेपर के इस सवाल को अगर आप देखें तो एग्जामिनर ने एक क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है। क्या कह रहा है? कहता है अगर प्राइस सेट करे बंदा 2.5 अबव, 2.5 अबव, इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर। किससे ऊपर? इक्विलिब्रियम से। तो भाई 2.5 अबव करनी किससे? तो पहले इक्विलिब्रियम मालूम होगा तो अबव करूंगा ना। क्या हाल है?
क्यों भाई, सब बच्चों को समझ आ रही है? तो पहले इक्विलिब्रियम मालूम करते हैं, फिर अब करके देखेंगे ना। तो इक्विलिब्रियम मालूम करने के लिए क्वांटिटी सप्लाई को बराबर कर देते हैं किसके, डिमांडेड के, यानी के 6 प्लस 1.5 पी बराबर कर देते हैं किसके बच्चों, 20 माइनस 2 पी। अब ऐसा करते हैं, 1.5 इधर रहेगा, वो वाला पी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 14 बराबर है 2.5 पी के। तो पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पी इज बराबर टू 5.6। आपने चेक किया अच्छी तरह, बात समझ आई बच्चों? मैंने दोनों को बराबर किया, अननोन एक तरफ कर दिए, और नहीं, अननोन एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, ऐसे। अब हमने उन दोनों को क्या कर दिया, मालूम किया, तो प्राइस आ गई। मुश्किल बात तो नहीं कर दी गई। अब वो कह रहे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या कितना अबव हो, अबव हो। अब याद रखना है, अगर अबव है तो हम प्लस करेंगे, अगर बिलो होता तो माइनस करेंगे। उसने अबव कहा है तो ऐड करेंगे 2.4, कितना बन गया, 8। राइट जी। अगर इसकी ऑप्शन में लिखा होता सरप्लस, और कीजिएगा, ए होता सरप्लस, बी होता शॉर्टेज, सी होता इक्विलिब्रियम, और डी होता नन ऑफ अबव। अब यकीन करें, हमने कैलकुलेशन ही नहीं करी, हमने अपनी कॉमन सेंस से कहना था कि अगर इक्विलिब्रियम उससे ऊपर है तो सरप्लस है, हमने सरप्लस को टिक कर देना। लेकिन कमबख्त ने यूनिट दिए हुए, तो बताना पड़ेगा कि ये तो पता है अबव है, सप्लाई ज्यादा है, कितनी ज्यादा ये नहीं मुझे पता, तो ये मुझे मालूम करना पड़ेगा। तो मैं पता है क्या करता हूँ, एक तरफ रख लेता हूँ डिमांड 20 माइनस पी, और दूसरे रख लेता हूँ सप्लाई कितनी, 6 प्लस 1.5 पी, और पी में इसके भी 8 पुट कर देता हूं और उसके भी 8 पुट कर देता हूं। ठीक हो गया बच्चों? ये कितना बन गया, ये बन गया 12, और वो कितना बन गया 18। ठीक है, ज्यादा क्या है, ज्यादा सप्लाई नहीं होना है ना बच्चों, ये डिमांड है, तो ज्यादा किसने होना है, सप्लाई ने, उसने खुद कहा था सरप्लस है। अब यूनिट का कितना फर्क है बताओ, 6 का, तो कौन सी ऑप्शन लोगे, एक्सेस लिखा हुआ है कि एक्सेस हो, तो एक्सेस तो सप्लाई नहीं होना, लेकिन कितने यूनिट है 6, तो कौन सी ऑप्शन लेंगे, संभाल लोगे सवाल, रिपीट करें क्या है। सबसे पहला काम ये कि दोनों इक्वेशन को बराबर करो, इक्विलिब्रियम क्या निकालो, ज्यादा चांस है कि सवाल ही आएगा, आप इक्विलिब्रियम निकाल के प्राइस निकाल के ऑप्शन पिक कर लेना। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, अगर यहाँ सरप्लस शॉर्टेज की ऑप्शन होती तो हमने कैलकुलेशन करनी नहीं थी, अबव दे के पहले ही कह देना था, ऊपर सरप्लस होता है नीचे शॉर्टेज होती है, हमने वहीं चुप चुप के उसको पुट कर देना, लो जी सरप्लस, रेडियो बटन क्लिक करना था, खत्म। लेकिन उसने दे दी यूनिट्स, तो उसने कहा 2.5 अबव हो इक्विलिब्रियम से, तो इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर हमने क्या किया, 2.4 को ऐड कर दिया। अगर बिलो होता तो क्या करते हैं, बिलो होता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हमने प्लस करके यूनिट देखने थे, दोनों इक्वेशन में 8 पुट कर दिया, उसमें भी और डिमांड में भी और सप्लाई में। तो ये तो पता ही था सप्लाई ज्यादा होगी, पता था, तो सरप्लस है, सप्लाई एक्सेस होगी। कितने यूनिट है अभी पता लग गया, वो 18 है, ये 12। कितने का फर्क है, कौन सी ऑप्शन सही है, राइट जी, नो प्रॉब्लम। और आप यकीन करें, अगर उसने लिखा होता ना 2.5 बिलो, तो फिर ए ऑप्शन होना था, फिर डिमांड ने एक्सेस होना था ना। क्या हाल है? चलिए, बात समझ आ गई तो बात डन हो गई। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल भी पकड़ लोगे, सोल्व कर लोगे। तो आज आपको पता चला होगा यार, सर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते, क्वांटिटेटिव मेथड भी अच्छे पढ़ा लेते हैं, बड़े अच्छा क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ाए मैंने। मेरे तो क्वांटिटेटिव मेथड बच्चा पढ़ता था, आप यकीन करें खो जाता था। सही बात है, बच्चे को होश नहीं रहती थी।
इसलिए फिर पेरेंट्स ने आके कहा कि यार क्वांटिटेटिव मेथड बंद कराओ, हमारा बच्चा तो बात ही नहीं सुनता, वो वहीं खोया रहता है। अच्छा ये वाली वैल्यू अच्छा फिर वो वाली तो फिर बच्चे ही खो जाते हैं। कहा यार ये मास्टर साहब ठीक नहीं है, ये बच्चे को घुमा ही देते हैं बीच में। अच्छा बच्चों, तो आज के लिए इतना क्या है,